सर में भी जैसे ना मैं आपको सच टू बी ऑनेस्ट एक मतलब एक फन अपनी एक चीज बताऊं सर, टू मैंने ना हर चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अगर 150 मैंने नहीं किए तो मान लीजिए 120 तक तो मैंने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, 100 मान लिया एवरेज, ठीक है। सो मान लिया आपने। अब सर दिक्कत ये आती है ना, जैसे अभी फिलहाल मैं स्कूल में पेपर थर्मोडायनेमिक्स का भी मैं थर्मो पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर कुछ टाइम बाद जैसे आज मैं पीछे जब पलटा, जैसे मैं उस पे गया फर्स्ट चैप्टर पे स्टोशियोमेट्री पे मैं जेई के क्वेश्चन बिठा रहा था सर, तो पता नहीं क्यों पर मेरा हाथ जो स्पीड चाहिए होती है वैसे हुआ ही नहीं, जबकि वो चैप्टर मेरे को आता था, वो क्वेश्चन भी मेरे को एक टाइम पे बहुत अच्छे से आता था। बिल्कुल, इसका रीजन बता देता हूँ। देखो, इसका रीजन भी प्रैक्टिस ही। आपने 100 कर लिए, अब मैं बोलता हूँ 150 छोड़ो, 100 कर लिए। अब मैं बोलता हूँ वो 100 क्वेश्चन आपको 3 बार रिपीट करने हैं लिख लिख के। आपने एक बार कर लिए ना, 3 बार, तब जाके आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कितना भी एक्सप्लेन कर लो, डीपली बताऊं ये रीजन है, वो रीजन है, ऐसे रीजन है, वैसे रीजन है, वो रीजन तो समझ जाओगे, लेकिन कुल मिला के करना आपको 3 बार है। एक क्वेश्चन 3 बार किया होना चाहिए। और हर पेपर में से आपको क्या करना है भाई, 100 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन मेंस के 30 क्वेश्चन अलग से लगाने हैं। 70 क्वेश्चन और एडवांस के, सॉरी 70 क्वेश्चन आप मेंस के एनसीईआरटी और मेंस वगैरह मिला के 70 कर लो। 70 से ज्यादा हो रहे हैं वो भी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन 30 क्वेश्चन एडवांस के आपको अलग से हर चैप्टर से लगाने पड़ेंगे। हर चैप्टर से 30 एडवांस के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। 30 नहीं मिल रहे तो 20, किसी किसी में कम मिलते हैं तो 20 क्वेश्चन भी लगा लो, कोई बात नहीं, लेकिन हर चैप्टर से आपको एडवांस के कुछ क्वेश्चन जरूर लगाने और सारे क्वेश्चन 3 बार करने हैं। फिर वो फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, फिर आपकी स्पीड भी बन जाएगी, फिर आपको याद भी रहने लग जाएंगे। अभी मैंने पूछा फॉर्मूला याद नहीं है किसी को, इसका मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन कर भी रखे तो फॉर्मूला तो याद रहेगा यार। 100 क्वेश्चन करने का मतलब फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम वाले 100 नहीं किए, बाकी पता नहीं कौन से लेसंस के 100 कर रखे हैं। ओके, चलो भी शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस, माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भी हम टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं। तो टेस्ट के अंदर आपका रीडॉक्स वाला लेसन आएगा। रीडॉक्स की रिवीजन करवा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग पढ़ते कम है ना। तो रीडॉक्स लेसन को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, बस उसमें एक बैलेंसिंग ही है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई बैलेंसिंग में देखो, बैलेंसिंग क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिडक्शन मेथड है। इन दोनों मेथड्स की थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। कहीं आप इसको सोचने लग जाओ कि सर हमें तो पता नहीं है, कोई बात नहीं। लास्ट में क्या करते हैं हम, एसिडिक मीडियम में करते होते हैं बैलेंस, या फिर बेसिक मीडियम में करते हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखो भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। पहला मेथड बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन में 2 बार तोड़ देते हैं रिएक्शन को, हम पहले कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे नहीं चलेंगे। सीधा कोर बात बताऊंगा, है ना, ऐसा मत समझना कि मैं सारी थ्योरी बताऊं, एक एक पॉइंट बताऊं, सीधा कोर बात ही करते हैं। सबसे पहले एन फैक्टर निकालेंगे। किसका एन फैक्टर, सबसे पहले तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन वाली रिएक्शंस का ही ऑक्सीडेशन मेथड नंबर निकालने वाले, आयनिक रिएक्शंस का ही, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आयनिक रिएक्शंस का, तो आयनिक रिएक्शन है तो फिर आयन ढूंढो ना। तो देखो भाई यहाँ पर आयरन होगा, आयरन के साथ क्या लगा हुआ है, SO4 लगा हुआ है, ये 2 पॉजिटिव है। यहाँ पर SO4 ट्वाइस, ये 3 पॉजिटिव वाला आयरन है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लिख भी रखे हैं, ठीक है। तो जो आयन है उसको बाहर निकाल लो, बाकी सब काट दो। K पॉजिटिव कुछ नहीं है, Mn का निकाल लो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो कैसे लिखें, थोड़ा मैं इसको थोड़ा बेटर बता देता हूं। देखो हमारे पास KMnO4 था, K पॉजिटिव, इस तरफ मैंने देखा रिएक्शन में K पॉजिटिव यहाँ है, इस तरफ देखा यहाँ पर भी कहीं K पॉजिटिव है, ये रहा K2SO4। दोनों में मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ये निकल रहा 1+1, ये निकल रहा +1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा, उस एटम को काट दो और वो आयन की तरह सॉल्यूशन में घूम रहा हो तो आयन की तरह K पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूमता रहता, मैंने इस एटम को काट दिया। समझ में आ गया सबको ये बात? जी सर। यस सर। देखिए SO4 2 नेगेटिव होता है, सॉल्यूशन में घूमता रहता है, नेगेटिव आयन है। यहाँ पर SO4 3 लगे हुए हैं, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा नहीं, दोनों SO4 को काट दिया, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नहीं बदल रहा। ये आयरन का निकाला, अब आप ना आयरन का निकाल लो। यहाँ बनेगा 2 पॉजिटिव, यहाँ आयरन 2 लगे हुए हैं, SO4 3 है, 3 दूना 6 नेगेटिव हो गया, 2 आयरन 6 पॉजिटिव बनाएंगे। कितना बनेगा आयरन का, 3 पॉजिटिव, 1 आयरन का। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना। तो यानी SO4 हम उड़ा देंगे। अब SO4 को उड़ाई, सभी का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो भाई, सीधी सी बात है। आयरन का आएगा 2 पॉजिटिव इधर SO4 में, सल्फर का निकालो, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है, सल्फर का कितना आ जाएगा 4 2 8 2 6 पॉजिटिव है ना। इधर भी सल्फर का 6 पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव आएगा, मतलब इसको हम उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है SO4, ठीक है। उसके बाद K का 1 पॉजिटिव है, Mn का 4 2 8, तो ये 7 पॉजिटिव होगा, मैग्नीज, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव है।
MnO4 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये 2 पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसके साथ लगे हुए मॉलिक्यूल को O4 को हटा नहीं सकता, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके साथ ही है। K को हटा सकता हूँ, K का 1 पॉजिटिव है। इधर भी जब मैं K देखता हूँ, KSO, ये K2SO4 बनेगा, वो लिखा नहीं इन्होंने, उसका भी 1 पॉजिटिव, तो उसको उड़ा सकता हूँ, मतलब वो है ही नहीं, समझ लो। यहाँ SO4 को उड़ा सकते हो, क्योंकि ये सॉल्यूशन में अलग हो जाता है। O4 सॉल्यूशन में अलग नहीं होता, MnO4 एक आयन का काम करता है। क्लियर है बेटा? यस सर। इस वजह से MnO4 को ऐसा कैसा रखो, यहां से ऑक्सीजन मत उड़ा देना, ठीक है। H2SO4, H पॉजिटिव 1 पॉजिटिव होता है, SO4 ये एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है, इसको भी उड़ा दो। एसिडिक और बेसिक मीडियम को बाद में देखेंगे, ठीक है, खत्म करो। वाटर को भी उड़ा दो, खत्म करो, वाटर तो होता ही है। तो देखो बचा क्या अपने पास, इन सबको उड़ाने के बाद सिर्फ मैग्नीज 2 पॉजिटिव बचा, आयरन 3 पॉजिटिव बचा, ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालना, मैग्नीज 7 पॉजिटिव बचा, आयरन 2 पॉजिटिव बचा। क्लियर है? तो यानी अब मैं इस रिएक्शन को फिर से साफ कर रहा हूं, ऊपर वाली रिएक्शन देखेंगे। हमने क्या किया, ऊपर वाली रिएक्शन यहां से बना ली, और यही बस इन्हीं को 4 को बैलेंस करना है। देखो सिर्फ कितना आसान है ना, 1 2 3 4 होगी बैलेंस, है ना। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भी जोर लगता है। क्लियर है बेटा? यश ने 2 पैसे निकाला भाई, ब्याज है ना, 2 पैसे। Ka प्लस लोग साल्ट प्लस एसिड, बहुत बढ़िया बात है बेटा, गुड। एसिड बाय साल्ट होगा, एसिड बाय साल्ट। यश गलत फॉर्मूला लिखा है, एसिड बाय साल्ट होगा, प्लस का निशान लगा रहे हो, माइनस का लगा हुआ तो फॉर्मूला सही है, प्लस का निशान लगा रहे हो तो फॉर्मूला गलत है। एसिड बाय साल्ट, क्लियर है? एसिडिक बफर के लिए, बेस के लिए बेस बाय साल्ट। यस, क्लियर है यश? यस सर सर। आपने क्या बोला सर, क्या सॉल्ट का क्या? वो सॉल्व किया उसने, 1 रुपए में 1 रुपया 2 दिन के लिए ब्याज पर दिया, 1% महीने का। अच्छा मैंने अच्छा बोला अच्छा, 1% उस क्वेश्चन की महीने का बात हो रही लगता है। है, 1% 1 महीने का लगता है, 12 महीने का कितना बनेगा? ईयरली ब्याज निकालते हैं हम, 2 दिन का हाँ कितना बनेगा? वो परसेंट के हिसाब, सर, वो आपने अपॉन 30 कर देंगे ना, उस अपॉन 30 रेट इंटू को 2 हो ना, जाएगा। हाँ उस रेट को अपॉन 30 आएगा, 1/30 ये रेट बनेगा उसका, 30 दिन, फिर 2 दिन का लगाना है, तो वो समझ इंटू गए? 2 हो जाएगा ना, हाँ वो एक वैसा दिन का कुछ निकल के। छोड़ो छोड़ो, खैर वो मैं वो कोर नहीं समझाने वाला उसका। लेकिन ये भी समझ लो कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट के लेवल पर किया है और किए होंगे, फिर भी आप अगर थोड़ा सा गलत निकाल रहे हैं इसको, तो समझ लीजिए एडवांस लेवल भी ऐसा ही है, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे मुश्किल वाले क्वेश्चन की आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अपनी उस बात पर करते हैं। तो भाई यहाँ पर अब हम क्या करने वाले, देखो आयरन कितना है, 2 पॉजिटिव, कितना हो गया 3 पॉजिटिव, NF, N फैक्टर बना 1। यस, क्लियर है सबको? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने चेंज कर रहा है ये भाई साहब, और याद रख लेना यहां अगर 2 लिखा हो तो यहां अपने आप अपने को 2 करना पड़ेगा। ये आयरन 2 पॉजिटिव है, 2 आयरन हो गए 4 पॉजिटिव, और ये आयरन 3 पॉजिटिव है, 2 आयरन हो गए 6 पॉजिटिव, तो N फैक्टर 2 आएगा। यस और नॉट? क्लियर है? यस सर। यस क्लियर सर। पहले से कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। मैग्नीज 7, मैग्नीज 2, 5 का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालना है, छोटे में से बड़ा घटा दो, प्लस माइनस नहीं लगाते हैं N फैक्टर के आगे। अब यहां भी मैग्नीज 1 है, यहां भी मैग्नीज 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से ही मल्टीप्लाई होती है, तो N फैक्टर निकल गया। ठीक है, 5। क्लियर है बेटा? ये स्टेप समझ में आ गया सबको? यस सर। आगे देखिए, इन्होंने भी वैसे ही कुछ कर रखा है, 7 और 3 लगा रखे हैं, फिर 2 लगा रखा है, जो भी है तिकड़मबाजी, इसमें कुछ नहीं पड़ा। नेक्स्ट देखो भाई, ये 2 पॉजिटिव, 7 3 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, यही रिएक्शन मैंने सबसे पहले स्टेप में ही डिफाइन कर दिया, आपको बस आयंस निकालने और कुछ नहीं है। रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज निकालने हैं। N फैक्टर फॉर MnO4 1, 5 into 1 याद रख लेना, 2 - 7 या 7 - 2 कर दो, 5 आएगा, 5 गुना में 1, क्योंकि 1 है दोनों तरफ, इधर भी 1 है। क्लियर है? यस सर। ये भी हम पहले स्टेप में निकाल चुके हैं। आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई द N फैक्टर्स। N फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आयरन का था 1, मैग्नीज का था 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को बराबर करेंगे, इसको 1 से कर दो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। इन दोनों के N फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब देखो इतने सारे स्टेप हैं, एक बार तो समझ में आ जाती है, हम पहले भी कर चुके हैं, 2 बार करवा चुका हूं आपको रिवीजन, तीसरी बार रिवीजन हो रही है। मैं जब तीसरी बार रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपके तीसरी बार 3 बार क्यों नहीं हो रहे हो, है ना। आगे देखते हैं फिर इसमें, तो क्या होगा भाई, यहां लग गया 1, यहां लग गया 5, क्योंकि ये 5 था, है ना। सिर्फ एक ही साइड करना है। अब ये नेक्स्ट स्टेप याद रखना है, दूसरी साइड पे मत कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ एक साइड। हो गया? क्लियर है सबको? यस सर। ऑन रिएक्टेंट साइड देख लो, लिखा भी हो यहाँ पे, बॉक्स की हुई ये चीजें, सिर्फ वो पढ़ के भी आप कर सकते हो। ऑन रिएक्टेंट इक्विलाइज द डिक्रीज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑन रिएक्टेंट साइड, कर दी भाई। बैलेंस द ऑल एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस कर लो। अब बाकी सबको बाद में बैलेंस करेंगे, तो ये 5 थे, ये 1 है,
तो इस तरफ एक ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा। सिर्फ मैंने इस आयरन पे 5 लगाया। अब आप कहोगे सर पहले ही लगा लेते, नहीं बेटा, सभी रिएक्शंस में ये रूल फॉलो करना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो बैलेंस, अब बैलेंस करना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बाद में करेंगे। ऑक्सीजन देखो भाई MnO4, इसको हमने उड़ाया नहीं था ना, इसलिए नहीं उड़ाया था, ठीक है, क्योंकि ये अलग नहीं होता। अगर अलग हो जाता, आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में घूमता रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 4। तो भाई अब क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। यहाँ पर है 4, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर तो एक भी नहीं है। क्या करें, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है तो पानी डालना पड़ेगा, पानी से ऑक्सीजन डालनी है, ऐसे नहीं अपनी तरफ से हवा डाल दो आप, है ना, कि हवा में तो हवा तो फ्री है। तो भाई पानी, एक वाटर में तो एक ही ऑक्सीजन होता, मुझे चाहिए 4, क्या करूं, 4 वाटर डाल दिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे क्या करें, 4 वाटर डाल दिए, अब करो हाइड्रोजन बैलेंस, है ना। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, यहाँ कितने हैं, 4 दूना 8 हो गया हाइड्रोजन, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, 8 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए इस तरफ। क्लियर है, H पॉजिटिव आयन ऐड करूंगा, क्यों, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी थी, तो एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। बेसिक में भी यही करेंगे, बाद में ना OH जोड़ देंगे, तो वो एसिड और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वो तो पानी बना देंगे, दूसरी तरफ अकेला OH बच जाएगा, ठीक है, बाद में। यस सर। तो यानी सब में यही होने वाला है, तो एसिड वाला स्टेप तो सब में कॉमन है। तो भाई एसिड डाल दिया, 8 OH पॉजिटिव, क्योंकि ये 8 थे, बस हो गई रिएक्शन बैलेंस, खत्म कहानी। क्लियर है सबको? यस सर। KMnO4 का K उड़ाया था, लगा दो, FeSO4 के साथ SO4 लगा हुआ था, SO4 लगा दो, सॉल्यूशन में घूम रहा है ना वो। अब एसिड जो था उसके वो H2SO4 था, उन्होंने H2SO4 यूज किया था, हमने भी H2SO4 लगा दिया। अब याद रखना 8 H पॉजिटिव आयन है, H2SO4 तो 4 ही बनेंगे ना बेटा फिर। अब यहां पर 8 मत लगा देना, क्योंकि हाइड्रोजन 16 हो जाएंगे वरना। क्लियर है? सल्फेट आयन और सल्फर को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है वो सल्फेट आयन। कहीं आप सोचो सर सल्फर बदल जाएगा, चेक करके देख लेना, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीज था, मैग्नीज के साथ SO4 लगेगा। आयरन 3 है, तो आयरन 3 है, अब जरा देखना आयरन के आगे लगा 5, ठीक है, तो मुझे पता 3 पॉजिटिव आयरन, एक 3 पॉजिटिव आयरन वाला क्या है मेरे पास, आयरन है। तो Fe2SO4 थ्राइस फॉर्मूला बनता है। अब मेरे पास ऐसे से 5 है, आयरन 5 है, तो क्या करूं, आयरन फॉर्मूले में तो 2 आएंगे, है ना, क्योंकि 3 पॉजिटिव वाला बनाना मुझे, SO4 लगाऊंगा तो ये 2 लगेंगे, तो मेरे को तो टोटल 5 करने हैं। मैं क्या करूं, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि अंदर 2 है, जब ये अंदर वाला बाहर आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आयरन 5 ही बचेंगे। ये समझ में आया स्टेप सबको? यस सर। यस 5 सर। टोटल 5 आयरन होने चाहिए, अंदर 5 आयरन होने चाहिए, अंदर 2 हैं, बाहर 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को यार, 5 आ जाएगा, बस खत्म। नेक्स्ट, वाटर 4 थे, 4 के 4 हैं। अब K2SO4 हमने पूरा उड़ा दिया था, ठीक है, उड़ा दो, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास K2SO4, उधर K अकेला है, यहाँ पर K2SO4 है, तो हाफ लगाएंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे। बस एक K को बैलेंस अलग से करना पड़ रहा है, सल्फेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गया? बैलेंसिंग हो गई सीधी सीधी, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो क्या करना था, देखो अब मैं स्टेप एक ही स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहले मैग्नीज का जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, आयरन ने डोनेट किए और मैग्नीज ने एक्सेप्ट किए, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो दोनों तरफ से। दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एन फैक्टर निकाल के। एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम भी देख लो, यहाँ 1 है, मान लो फॉर्मूले में यहाँ 2 होता, Mn2 होता, तब भाई मुझे इस तरफ भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और उसके बाद में मैं फिर एन फैक्टर निकालता, ठीक है। तो एन फैक्टर को ध्यान से निकालना है, बस इतना ध्यान रखना। तो फिर क्या किया, उनको रिएक्टेंट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो भी एटम्स हैं उनको प्रोडक्ट साइड में बैलेंस कर लिया। उसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, पानी डाल के। फिर हाइड्रोजन को करेंगे। हाइड्रोजन को कैसे करेंगे, जितने पानी है उसका डबल कर दो, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन डाल दो, बस हो गई बैलेंस, खत्म। उसके बाद तो आपको बस वर्कअप करना है। हाइड्रोजन है तो HCl है तो इतने 8 HCl आएंगे, अगर H2SO4 है तो 4 आएंगे। क्लियर है बेटा? अब एसिडिक मीडियम के लिए उन्होंने देखो 8 H डाल रखे हैं, मैंने बता दिया। लेकिन हाँ, इसको ना अब चेक करते होते हैं भाई, चेक वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई देख लो अब जरा। नंबर ऑफ मैग्नीज पर 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आयरन पर 2 पॉजिटिव है, 5 आयरन लगे, 10 पॉजिटिव हो गया। हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नीज पर 2 पॉजिटिव है, एक ही मैग्नीज है तो 2 पॉजिटिव रहेगा। आयरन पर 3 है, 15 हो गया।
15 और 2 17 पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर भी काउंट करो, इधर भी कितना बनना चाहिए, 15 17 ही बनना चाहिए टोटल। तो देखो Yes, sir. 18 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव हो गया, 17 पॉजिटिव। तो दोनों तरफ जब सेम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या सेम नेगेटिव चार्ज है, वट एवर इट इज, तो बैलेंस्ड है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस्ड है, बात खत्म है, बस हो गई बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर ये बेसिक मीडियम में करनी हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में सच इसको एग्जिस्ट कर रखा है इसने मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, वही हमने जो पहले ही बना लिया था कि ये FeSO4 बन जाए कि MnO4H2SO4। लेकिन अगर ये बेसिक मीडियम में करनी हो तो क्या करें? देखो 4 वाटर थे ना, तो 8 हमें क्या जोड़ने थे, H पॉजिटिव, ये तो जोड़ दिए मैंने, इधर 8 जोड़ दिए H पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो, 8 ही OH जोड़ दो, क्योंकि ये एसिड में नहीं है भाई, तो ये तो क्या बन गया, ये तो पानी बन गया 8। क्लियर है? अब इधर Yes, OH, Yes, sir. इधर OH 8 जोड़े हैं तो 8 OH इधर भी जोड़ दो, दोनों तरफ 8 OH जोड़ देंगे। जितने एसिड H पॉजिटिव आयन बनते हैं ना, उतने ही OH दोनों तरफ जोड़ दो, बस यही करना आपने, और कुछ नहीं करना। तो दोनों तरफ मैंने जोड़ दिए, एक तरफ तो H और OH वाटर बन जाएगा, दूसरी तरफ क्या होगा, OH अकेला बच जाएगा। अब इधर 8 वाटर है, इधर 4 वाटर है, तो इस 4 वाटर को दूसरी तरफ ले जाओ, पानी जो भी माइनस प्लस हो सकता है, दोनों तरफ सेम एटम है तो माइनस प्लस कर दो, यहाँ 4 वाटर, यहाँ 8 OH, बस हो गई बैलेंस। ये बेसिक मीडियम बन गया अपने आप। क्लियर है बेटा? बेसिक मीडियम बिल्कुल आसान है। एसिडिक मीडियम वाले का H पॉजिटिव उठाना है, जितने H है दोनों तरफ उतने OH जोड़ दो, फिर जो घटा बढ़ा रहा है, इन दोनों से वाटर बन रहा है, वाटर बना दो, उधर वाटर ऑलरेडी है, उसको वाटर को माइनस कर दो, जो भी करना है वो कर लो, वो तो जोड़ तोड़ करना है। लेकिन जितने H हैं उतने ही OH दोनों साइड जुड़ेंगे, बट दैट्स इट। क्लियर है बेटा? यस सर। सबको समझ में आ गई ना? बैलेंसिंग तीसरी बार करवा रहा हूं। अगर आप लोग 10-20 क्वेश्चन नहीं करोगे लिख कर अपने हाथों से, 10-20 बार ऐसी रिएक्शनें, 10-20 रिएक्शनें जो जब तक बैलेंस नहीं करोगे, 2 मिनट लगते हैं बैलेंस करने में, पता है? अगर आपको बैलेंसिंग याद है तो आती है तो 2 मिनट जस्ट। 10-20 रिएक्शन नहीं करोगे, प्रैक्टिस लिख कर नहीं करोगे, तो ये चाहे मैं 50 बार समझा लूँ, बस समझ आएगी बट याद नहीं होगी। और यही चीज मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले बताई थी कि समझ आएगी चीजें, याद नहीं होंगी। याद के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे माइंड में कि हमें याद होगी, बट याद होती नहीं है। आगे देखो भी, हाफ रिएक्शन मेथड है। हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल आसान है। इसके अंदर बस ये ढूंढना कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव बन गया, ClO3 नेगेटिव बन गया, OH नेगेटिव बेस की पोजीशन में है, तो देखो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन 1 माइनस बन गया 0 से, और इसी में रिडक्शन भी हुआ, 0 से क्लोरीन 5 पॉजिटिव बन गया। कैसे निकाला 5 पॉजिटिव? पता है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, जनरली ऑक्सीजन 2 नेगेटिव दिखाती है, 3 दूना 6 नेगेटिव हो गया, एक नेगेटिव बचा हुआ है, इसका मतलब 6 नेगेटिव में से एक नेगेटिव नहीं यूज हुआ, 5 नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो 5 पॉजिटिव होना चाहिए क्लोरीन पर। क्लियर है? यस सर। है ना? ये चीज याद रख लेना। तो ऐसे करके पता लगता है। अब एन फैक्टर निकालने, तो एन फैक्टर क्लोरीन के लिए जो ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला दोनों का, देखो 0 और -1, -1 में से 0 को माइनस कर दो या 0 में से -1 को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट के अंदर रहता है, मॉड्यूलस के अंदर, जिसकी वजह से इसका साइन जो है वो वैलिड ही नहीं होता, मायने नहीं रखता। तो लेकिन एक माइनस का साइन हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, ठीक है? तो 0 -1 कर सकते हैं, या -1 में से माइनस कर दो 0 को, तब भी आपके पास आंसर अगर -1 आता है तो वो -1 नहीं, हम उसे +1 ही लेंगे, ठीक है ना? तो 0 और -1 ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन वालों को आपस में घटा दिया। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, 0 और 5, एक ही मॉलिक्यूल कर रहा है, तो 0 और 5, इसका आएगा 5। दोनों का n पता लग गया, n पता लगा, n फैक्टर नहीं पता लगा, क्योंकि n फैक्टर तो 2 क्लोरीन के एटम है, यहाँ पे गड़बड़ करेगा, ठीक है? तब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब मैं क्या करने वाला हूं, n फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा 5 वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? देखो दोनों तरफ 2 क्लोरीन है ना, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन देखता हूं तो 2 क्लोरीन, इधर 2 क्लोरीन है और इधर 5 है, तो n फैक्टर अगर 5 आया तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, एक तरफ भी अगर 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। हाफ हाफ करके लिख लो, ज्यादा बेटर है। जैसे क्लोरीन से Cl नेगेटिव बन रहा है और क्लोरीन से ही ClO3 नेगेटिव बन रहा है, अब आपको पता लगेगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुई है। तो देखो इधर क्लोरीन था 0, इधर क्लोरीन अब -1, n फैक्टर जो आया वो हमारे पास n की वैल्यू आई कितनी, 1 इस केस में, और इस केस में n की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से कितना जा रहा है, ये n फैक्टर 0 से +5 जा रहा है, तो ये n कितना आया, इसका आया 5, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इस तरफ नहीं है, हम कहें कोई नहीं, हम बाद में लगा देंगे, लो कर दी बैलेंस। इस तरफ भी 2 क्लोरीन है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ नहीं है, इधर भी बैलेंस कर दो, वो बाद में करेंगे। लेकिन किसी भी तरफ अगर 2 नंबर आ रहा है तो ये जो n की वैल्यू निकाली हमने, ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से माइनस कर रहे हैं हम, यहाँ तो देखो ध्यान से देखा जाए, यहाँ तो 2 क्लोरीन का 0, यहाँ 1 क्लोरीन का -1 है, तो अगर ये 1 क्लोरीन कहाँ गया तो वो भी तो -1 ही बनेगा ना। तो इस तरह से 2 माइनस आ गया, टोटल तो 2 माइनस आएगा ना, तो इसलिए हम n फैक्टर की वैल्यू 2 मानेंगे। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर हो रहा है, 0 से 1 माइनस हो गया, दूसरा भी माइनस हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है, एक का नहीं हो रहा। क्लियर है बेटा? यस सर। n फैक्टर ऐसे निकालना सीखिए पहले। तो उसके बाद में देखो वी नो टेक द रिडक्शन हाफ। सबसे पहले रिडक्शन हाफ लेंगे, क्लोरीन से Cl नेगेटिव बन रहा है, फिर क्लोरीन से 2 क्लोरीन बन रहे हैं। बैलेंस द नंबर ऑफ एटम, मैंने बोला था ना नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं, ये वही है, यहाँ बैलेंसिंग कर रहे हैं। ये 2 है, ये 1 है, बैलेंस कर दो, कर दिया बैलेंस। अब बैलेंस कर दिया भाई, ये क्लोरीन से 2 क्लोरीन बन रहे हैं, दैट इज इट। बैलेंस करने के बाद अब क्या करना है, पहला स्टेप याद रखिए, ऐड n फैक्टर। वहां पर तो हम n फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि दोनों रिएक्शनें इकट्ठी लिखी हुई थी, इकट्ठी थी ना, वहां एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों था। यहाँ पर दोनों अलग अलग कर दी, अलग अलग करने के बाद हम n फैक्टर को ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। किस तरफ ऐड करेंगे सोचो जरा, मैंने लेफ्ट साइड में कर रखे हैं। अब लेफ्ट साइड में ऐड करने के बाद इसका हिसाब किताब कर लेना। ये 2 नेगेटिव बन रहा है, यस सर। इधर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर होने चाहिए, तभी तो 2 नेगेटिव उधर बनेगा, ठीक है ना, सिंपल था। ऐड n फैक्टर, तो हाफ रिएक्शन लिखी, बैलेंस करी, n फैक्टर ऐड कर दिया। नेक्स्ट के अंदर देखो क्या हो रहा है, वी नो टेक द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन वाली हाफ ले ली हमने, ये रही। इसके अंदर क्या करें, इसमें सारे रूल अच्छे से समझ में आएंगे। उस वो छोटी सी थी, छोटा सा पार्ट था, शुरू होते ही खत्म हो गया, इसलिए इसमें रूल समझ में नहीं आए, इसमें रूल समझ में आएंगे। क्लोरीन लिया, अब सबसे पहले एटम बैलेंस किए, 2 लगा दिया, है ना, ये रहा 2, यहाँ क्लोरीन है, बाकी के एटम बाद में करेंगे, सिर्फ जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे हैं उनका। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करो हाफ रिएक्शन में, कर दिया। रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है जो क्लोरीन है ना उसमें n फैक्टर को ऐड करते हैं। तो n फैक्टर यहाँ ऐड होगा, किधर ऐड करूं, ये आपको नजर आ रहा है, -1, 2 लगे हुए हैं, -2, तो आप यहाँ क्या करो, आपका दिल कहेगा कि लो भी -2, तो यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक है, ऐसा ही करेगा ना। यस सर। बट हमें तो n फैक्टर तो हमारा 10 है, तो मैं यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। सोचो, अगर इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो यहाँ तो 2 नेगेटिव ओनली। कहानी क्या जा रही है भाई, तो फिर ये कैसे ऐड हुआ, अब क्या कोई इसका मेरे को जस्टिफिकेशन बता सकता है? मैंने ये समझा रखा है, यही सेम स्लाइड आपको समझाई हुई है, क्या कोई मेरे को ये बता सकता है ये क्लोरीन के अंदर इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हो गए? पहले वाले में बड़ा आसान लग रहा था ना, लेफ्ट साइड जोड़ने थे, ऐसा भी याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन वाले में लेफ्ट साइड में 2 जोड़ दो और रिडक्शन वाले में ऑक्सीडेशन में राइट साइड में जुड़ेगा n फैक्टर, ऐसा रट्टा मार सकते हो, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। देखो भाई, क्लोरीन ने क्या किया, 0 से 5 पॉजिटिव हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब 2 क्लोरीन ऐसा कर रही हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में लिख रहा हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन हमने लूज कर दिए, दैट इज इट, 10 इलेक्ट्रॉन हमने लूज कर दिए। क्लियर है बेटा? यस सर। बस यही तो करना, और कुछ नहीं करना। तो इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इस तरफ आएंगे। या फिर अपनी तरफ से याद रख सकते हो, जब रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन होता है तो राइट साइड में, रिडक्शन होता है तो लेफ्ट साइड में। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा याद करना, समझना आसान है। नाउ बैलेंस द चार्ज बोथ साइड। अब रूल नंबर 3 है, चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को बैलेंस कैसे करूं, यहां मैंने 10 इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, कितने हो गए, 12 नेगेटिव हो गया ना टोटल। 10 तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और 2 ये नेगेटिव आयन है, तो 12 नेगेटिव बन गया। 12 नेगेटिव बनने की वजह से क्या करूं, 12 OH नेगेटिव आयन। अगर ये बेस में हो रही है तो 12 OH नेगेटिव आयन डाल दो, अगर एसिड में हो रही है तो इस तरफ 12 H पॉजिटिव डाल दो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। बैलेंस करना बस, सीधी बात। अब बाद में क्या करना, रूल नंबर 4। तो पहला रूल था एटम्स को बैलेंस करना, दूसरा रूल है NF को जोड़ना, तीसरा रूल है चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस के लिए OH या H पॉजिटिव आयन डलता है। चौथा रूल है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अब ऑक्सीजन देख लो भाई,
ठीक है। ये क्लोरीन है, 12 OH डाल रखे हैं, ये क्लोरीन ऑक्सीजन और ये है। तो क्या करें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए? पानी डालना बस। तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं? 3 दूना 6, तो कितने बचे? 6 ऑक्सीजन और बच गए। वाटर में तो एक ही ऑक्सीजन होता है, तो 6 वाटर डाल दिए बस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दूसरी रिएक्शन, दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन तो सीधी बन गई थी, बहुत सीधी थी, पहले ही स्टेप में इक्वेशन ही बन गई, बात खत्म, सिर्फ एन फैक्टर को जोड़ा था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये 4 रूल फॉलो होते हैं। तो पहले क्या करो, एटम को बैलेंस, फिर क्या करो, एन फैक्टर को जोड़ो, फिर क्या करो, चार्ज को बैलेंस। तो H या OH डालना है। अगर एसिडिक में है तो H डाल दो, H डलेगा तो इस तरफ डलेगा। अब देख लेना किस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, किस तरफ नेगेटिव। फिर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो, बस हो गई बैलेंस। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन हमारे पास है। नाउ मल्टीप्लाई बैलेंस द बोथ रिएक्शन, मल्टीप्लाई बाय अप्रोप्रिएट डिजिट नंबर। तो क्या करें यहाँ देखो, अप्रोप्रिएट का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, यहाँ पर तो थे 10 इलेक्ट्रॉन, ये रहे इस इक्वेशन में, सेकंड वाले में। इसके अंदर है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करूं, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए इक्वेशन में, जब इनको जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी 10 बना दो, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 बना दो, यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट इक्वेशन को। स्टेप समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है? बस फिर उसके बाद क्या करना है, क्लोरीन OH ये दोनों को जोड़ दो। तो ये 5 और 1 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, OH 12 है, 12 लगा दिए। ये 10 इलेक्ट्रॉन से तो 10 इलेक्ट्रॉन मैंने काट दिए, ठीक है। फिर यहाँ कितने हैं, 12 क्लोरीन, और सॉरी 5 दूना 10 क्लोरीन, 10 क्लोरीन जुड़ गए ये वाले, है ना। फिर 2ClO3, 2ClO3, 6 वाटर, 6 वाटर। ओवरऑल रिएक्शन ये बन गई। बस दोनों रिएक्शनों को जोड़ा और कुछ नहीं किया, दैट्स ऑल। तो ये बैलेंस हो गई इस तरह से। अब नीचे एक मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रखी है, ये क्या होती है भाई, जब क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, वो तो होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन। जो ऊपर वाला एग्जांपल हमने किया डिस्प्रोपोर्शनेशन का था, एक ही क्लोरीन ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक ही रिडक्शन कर रहा है, तो मैं उसको 2 बार लिख दूंगा, क्लोरीन क्लोरीन, Cl2 प्लस Cl2, 2 मॉलिक्यूल लेंगे कम से कम, सिंपल है। नीचे वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर पर ऑक्सी बॉन्ड हो किसी मॉलिक्यूल में, उसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। उसकी कहानी भी थोड़ी सी डेसिडिक सी है। तो 1 या 2 रिएक्शन है ऐसी जो आपको याद करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट याद कर सकते हो, वरना उसके डीप में जाओगे, और आप मेहनत नहीं करते हो मुझे पता है ना, तो डीप में जाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये कॉमन रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं आ रही तो फिर डीप में तो वो ज्यादा ड्रेसडिक हो जाएगी। तो इसकी बजाय सीधा इस इक्वेशन को याद कर लो, ये एक इक्वेशन है। 4 क्रोमियम पेंटॉक्साइड है, 6 H2SO4 है, 4 क्रोमियम डाइक्रोमियम सल्फेट बनेगा, 7 ऑक्सीजन, 6 वाटर, बस तो नंबर याद कर लीजिए, बात खत्म। क्लियर है? वरना इसकी बैलेंसिंग जो है वो आप फिर नहीं कर पाएंगे। आगे देखो भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसको मैं सिंपल वाले मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करूंगा। क्या करूं, देखो यही आई है, क्या कर रहा है, -1 बना रहा है, यही आई है +5 बना रहा है, तो ये आई ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। एक I2 क्या कर सकता है, तो गड़बड़ करेगा, तो मैं इसको 2 बार लिख लूंगा, 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, I2 + I2। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. रिएक्शन में एक दिया हुआ था, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है, तो एक I2 तो ये करेगा, दूसरा I2 ये करेगा, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ बस। इसके बाद अब मैं अपने नॉर्मल रूल लगा सकता हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले मेथड में ऑटोमेटिकली 2 बार लिखा जाएगा, एक बार ऑक्सीडेशन के साथ आ जाएगा, दूसरी बार यही I2 जो है रिडक्शन के साथ है, वो ऑटोमेटिक 2 बार हो जाता है। जब हाफ रिएक्शन करते हैं तो हाफ रिएक्शन में इसको थोड़ा तोड़ोगे आप, इसी को 2 बार लिखोगे। यहाँ पर आपको अगर हाफ रिएक्शन नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन नंबर कर रहे हो, तो सीधा 2 बार लिखना पड़ेगा। KOH, अब देखो जरा, I2 2 बार लिख लिया, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक रिडक्शन कर रहा है। अब हम फाइंड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एलिमेंट, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एलिमेंट को ढूंढते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई, I2 से +0 से +5 हो गया, ऑक्सीडेशन करेगा, ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और दूसरे वाला क्या है, ये है रिडक्शन, RED रिडक्शन, वो ऑक्स लिख दिया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। 0 से -1 हो गया, तो देखो KI में -1 हो गया, K को यहाँ से खा जाओ, कोई परवाह नहीं, यहाँ से भी K को खा जाओ, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या, KiO3 बच रहा है, यहाँ से भी K को खा जाओ, IO3 रहेगा, वाटर को भी खा जाओ, क्योंकि वाटर तो हम बाद में ऐड करते ही हैं, एसिडिक हो या बेसिक, दोनों मीडियम में आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास आयनिक फॉर्म ये बनेगी, है ना। OH नेगेटिव आयन, अगर ये बेसिक, अब देखो इसने खुद बेस दे रखा है, इसका मतलब बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, इसको भी खा जाओ। OH नेगेटिव आयन बेसिक है, बाद में बेस डाल देंगे, बात खत्म। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. बस फिर तो बचा क्या, I2 I नेगेटिव बचा, और ये IO3 नेगेटिव बचा। तो यहाँ पर हमने IO3 नेगेटिव, I और I2 ये लिख लिया। ऑल अदर मॉलिक्यूल आयंस आर रिमूव्ड, सारे रिमूव कर दिए, ठीक है। तो मैं सिंपल कर देता हूँ, ये सारे हमने रिमूव कर दिए, सीधे ही आ गए।
मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड NF, तो रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करनी है NF से। NF क्या निकलेगा भाई, I2 का माइनस, यानी 1 इसका निकल रहा है, 5 इसका निकल रहा है ना, ये 2 है, तो इसका क्या निकलेगा NF, 2 निकलेगा। इसका Yes, sir. इसका भी 10 निकलेगा। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ निकाल रखे, देख लो NF 5 गुना में 2, 1 गुना में 2। इलेक्ट्रॉन तो एक ही जा रहा है, बट क्योंकि यहाँ दो आयोडीन है, तो डेफिनेटली मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी 2 आयोडीन है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया 10 और 5। तो मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड बाय NF को रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करना है ओनली। तो देखो क्या आएगा, एक आई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक आई को 2 से। अब मुझे क्या पता ऑक्सीडेशन कौन सा कर रहा है, दोनों सेम ही तो है यार, है ना। वरना जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको रिडक्शन वाले NF से, जो रिडक्शन कर रहा है उसको ऑक्सीडेशन वाले NF से मल्टीप्लाई करते होते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। अब एक चीज पूछनी थी, 1 मिनट बेटा, एक पॉइंट क्लियर कर लूं। बात ये आती है 10 और 2 से कर रहे हैं, क्या हम 1 और 5 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, दोनों का कॉमन लेके बिल्कुल कर सकते हो। बाद में रिएक्शन वैसे ही बन जाएगी, लेकिन अगर आप होल नंबर लेके चल रहे हो, उसको डिवाइड का चक्कर मत करो, बीच में बड़ा नंबर आ जाएगा, पूरी रिएक्शन को बाद में डिवाइड कर देना, 2 से 3 से 5 से जितने से भी हो रही है, ठीक है। हाँ अभिजीत बेटा, अब बोलो क्या करो। सर मैं तो आपको हंसाने के लिए बोलना चाहता था कुछ, अब रहने दो। अरे बोल दो, कोई बात नहीं। सर आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है। मेरी राइटिंग? राइटिंग सच में बेटा ये मेरी है, यकीन मानो यार, लगता नहीं है। मैं नॉर्मल लिखता हूँ तब भी अच्छी लिखता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। बट ये पेन टैब से, ये अलग टैबलेट से है, और ये जो अभी आपके सामने लिखता हूँ वो थोड़ा अलग तरह का, उसमें दिखाई नहीं देता, स्क्रीन पे देख के ऐसे लिखना पड़ता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ स्क्रीन पे और लिख रहा हूँ, ठीक है। और जब जनरल लिखता हूँ मैं, जो ये वाली राइटिंग लिख रही है वो मैंने टैबलेट पे लिख रखी है, तो टैबलेट पे थोड़ा ज्यादा वो मेरे को ऐसे सर, देख मैं के सच बताऊं, नीचे लिख देता हूँ। पता नहीं क्यों पर आप सबकी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी राइटिंग लड़कों एवरेज की है, इट राइटिंग इज कैसे नॉट अच्छी हो ब्यूटीफुल। सकती है? नहीं सर, लड़कों की देख- राइटिंग कैसे अच्छी हो सकती है? देखो मेरी राइटिंग में जो मैं मानता हूँ, मैं जब 9th क्लास में था तो मुझे हिंदी की राइटिंग में फर्स्ट प्राइज मिला था। हमारा स्कूल 10th तक था, ठीक है, 11th भी आ गई थी, 11th तक था। हिंदी की राइटिंग जो है वो मतलब उसमें मैं फर्स्ट प्राइज था। इंग्लिश की राइटिंग में मुझे सेकंड प्राइज मिला था, ब्यूटीफुल राइटिंग में। राइटिंग में आज तक मेरे इंग्लिश को की फर्स्ट टाइम मिला, लेकिन नीचे से। इंग्लिश की राइटिंग में सेकंड क्यों मिला था उसका रीजन जानिए, बिकॉज मुझे कर्सिव राइटिंग नहीं लिखनी आती थी, तो मैं जो बुक में अक्षर लिखे होते ना A B, जो बुक में लिखे होते बिल्कुल डिट्टो वैसे लिख देता था, इतनी कॉपी कर सकता था, ठीक है। तो इंग्लिश में मुझे सेकंड मिला था। लेकिन जो जनरल में लिखता हूँ वो तो होता है साफ लिखना, थोड़ा अच्छे से बना के, लेकिन जनरल जब मैं राइटिंग लिखता हूँ तो मुझे पता है मेरी राइटिंग एवरेज आती है, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं जब वो नॉर्मल नोटबुक पे भी लिखते हैं। मैं नॉर्मल नोटबुक पे अच्छी नहीं लिखता, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। अब मैं भूल चुका हूँ भाई, 9th क्लास की बात है, बहुत पहले के टाइम की है ना। तो इसलिए मुझे अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी राइटिंग मैंने दोबारा कभी अच्छी लिखी नहीं 9th 10th के बाद, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी 10th के बाद अच्छी लिखने की। लेकिन एटलीस्ट अब मेरी राइटिंग एवरेज में आती है, जो मैं मानता हूँ। आप लोग, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं बहुत अच्छी राइटिंग होती है, बहुत से टीचर्स की भी देखी है, मुझसे अच्छी राइटिंग होती है ना। लेकिन मेरी राइटिंग एवरेज है, सबको समझ आती है और अच्छी राइटिंग है, बुरी नहीं है, बस मुझे इतना पता है। बेस्ट है कि नहीं वो मैं जानता हूँ, बेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से टीचर मैंने देखे हैं मुझसे बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं यार, बोर्ड पे भी। मैं तो बोर्ड पे कई बार कचरा ही मारता हूँ, राइटिंग नहीं लिखता, है ना। खैर अब देखो भाई, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक साइड। अब क्या करना है मुझे, अब दूसरे एटम्स को बैलेंस करना है, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो क्या करूं, ये 2 आयोडीन है, 10 आयोडीन, 20 आयोडीन है, 4 आयोडीन है, तो मैं क्या करूंगा, एक के साथ लगाऊंगा 20, एक के साथ लगाऊंगा 4। क्लियर है बेटा? यस सर। अब अगर मैं ये कहूं कि इसके साथ 4 लगाऊं और इसके साथ 20 लगाऊं, तो ऐसा भी कर सकता था। अब यहां आपको ध्यान देना भाई, किसके साथ 2 लगेगा, किसके साथ 4 लगेगा। देखो 2 दूना 4, यहां पर आप 20 लगा रहे हो, इसके साथ 20 लगा रहे हो, नेगेटिव वाले के साथ, ठीक है। क्यों, जो नेगेटिव जो रिडक्शन कर रहा है ना, रिडक्शन वाले का ऑक्सीडेशन नंबर NF बना था कितना, 2, ऑक्सीडेशन वाले का NF बना था 10। तो ऑक्सीडेशन वाले का 10 NF जो है वो रिडक्शन वाले से मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो 10 दूना 20, तो 20 रिडक्शन वाले लिखने हैं अपने को। ये समझ में आया बेटा? तो रिडक्शन तो ये कर रहा है भाई साहब, इसके साथ 20 लगेगा, उसके साथ मत लगा देना, लगा तो दोनों के साथ रखते हैं, क्योंकि इस तरह इधर तो दोनों I2 है। क्लियर है? Yes, sir. इतना जरूर ध्यान रख लेना। तो 20 आयोडीन यहाँ लग गए भाई, 4 यहाँ पे लग गए, बस होगी बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो यार, बात खत्म है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर डाल देंगे। इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इधर ऑक्सीजन है,
4 या 12, 12 वाटर डल गए, बात खत्म। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब ये सब होने के बाद अब हमें डालना है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में थी या बेसिक मीडियम में थी, द रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, सो ऐड 24OH ऑन बोथ साइड। अब ध्यान से देखो, हमें पहले हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद मुझे H पॉजिटिव आयन को बैलेंस करना था, तो हाइड्रोजन है मेरे पास 24 वाटर में, तो इधर H पॉजिटिव आयन मैंने 24 डाल दिए। भले ये बेसिक मीडियम है पर पहले तो मैं H पॉजिटिव आयन ही डालूंगा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, मैंने 24 वो डाल दिए H पॉजिटिव। 24 H पॉजिटिव डालने का मतलब है अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में दोनों तरफ OH जोड़ दो, इधर भी मैंने 24 OH जोड़ दिए तो ये 24 पानी बन गए, और इधर भी 24 OH जोड़ दिए। ठीक है, ये 24 OH ऐसे कैसे रहेंगे, 12 वाटर उधर चला जाएगा तो 12 वाटर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखिए 12 वाटर इधर है, 24 OH है इधर, उधर भी 24 OH है, इन दोनों से मिलकर पानी, और ये 12 पानी इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 12 पानी। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नाउ वी ऐड द बोथ फॉर फाइनल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब ऐड कर सकते हैं। I2 अलग कर दिए थे ना, तो 10 और 2 12 बना दो यार। ठीक है, अब देखो पूरी रिएक्शन 2 से डिवाइड हो रही है, जैसे मैं कह रहा था कि आप 10 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं n फैक्टर से, तो इसका भी कॉमन निकाल के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो बाद में तकलीफ दे सकता है, इसलिए 24 OH 12 I2 सबको 2 से डिवाइड कर दो, आपकी रिएक्शन फाइनलाइज बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर 24 OH को 6 OH में कन्वर्ट कर दिया, 12 को 3 से, जो भी कॉमन फैक्टर था, ये कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है सारा का सारा, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 6 के 24, 4 3 12, ठीक है, पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया, OH के साथ KOH लगा दिया, I2 रहा, ठीक है, 5 ये KI बन गया, ये भी KiO3 बन गया, ठीक है, ये वाटर बन गया। क्लियर है? हो गई बैलेंस? यस। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ये तो थी बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये पक्का आएगी, 2-3 रिएक्शन हैं जो बैलेंस करनी है, क्रोमियम लाइक की रिएक्शन है जो बैलेंस करनी है, आपके एग्जाम में आने वाली है। और मैंने दोनों बैलेंसिंग सिखा दी, जो आपको आसान लगती है उस बैलेंसिंग को कीजिए। ये वाली आसान है, वैसे बता देता हूँ, मुझे तो ये आसान लगती है। हाफ में तोड़ो फिर जोड़ो, कहीं वहां तोड़ने जोड़ने में हल्की सी गलती हो गई तो बस हो गई। ये रिएक्शन ज्यादा आसान है, सीधा हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन सब करवाने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है उनकी, है ना। तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का हिंट दूंगा और उसके बाद में आपको उस हिंट से क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट, रुकिए जरा, अब ये वाले क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं क्वेश्चन चेंज करके ही आपको बताने वाला हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं है, दे आर चेंज्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को चेंज करके ही आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, सपोज आपके पास में आयरन का कोई ऑक्साइड है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप बता सकते हो आयरन के ऑक्साइड का? तो आइडिया दे देता हूँ, आयरन का ऑक्साइड क्या है। सपोज दैट Fe2O3 है आपके पास, इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। बताओ भाई, सिंपल है ये भी, हमने जब रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करोगे उसमें ही आप ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 +3। अगर आयरन 3 दूना 6 पॉजिटिव है आयरन पर, ऑक्सीजन पर 3 दूना 6 नेगेटिव है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो यानी आयरन होगा +3, Fe2O3। अब एक और आता है FeO मॉलिक्यूल होता है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। 2 पॉजिटिव है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, मैं दोनों को जोड़ दूं तो Fe3O4, वैसे ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बनता है, जोड़ देते हैं ऐसे ही फालतू में। तो अब बताओ इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, तब शायद निकलेगा। नहीं, स्ट्रक्चर का कोई चक्कर नहीं है। फ्रैक्शनल बताओ यार, फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है। कॉमन निकालना हो, एवरेज निकालना हो, एवरेज निकाल लो सर 8/3। 8/3 हाँ 8/3 हमेशा फैक्टर, एग्जैक्टली एक आयरन का अलग अलग निकालना है तब गड़बड़ आती है, तो 8/3 हो गया सीधा सीधा। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना। हालांकि 8/3 में कुछ एक आयरन है जिनका, कुछ एक क्यों है, 2 आयरन है जिनका +3 है और 1 आयरन है जिनका +2 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब ये याद रख लेना। अब मान लो कि आपको मैं बता दूं कि एक आयरन 2 पॉजिटिव और एक आयरन 3 पॉजिटिव, इसमें बताओ कितने आयरन 2 पॉजिटिव और कितने आयरन 3 पॉजिटिव? आप अंदाजा लगा सकते हो बहुत आसानी से, पता है ना।
पहले एक को मान लो, 3 ही तो है टोटल, एक को 2 पॉजिटिव मान लो, एक तो पक्का 2 पॉजिटिव मिलेगा, या 3 पॉजिटिव मान लो, 2 को 2 पॉजिटिव मान लो फिर, या उल्टा कर लो, दोनों को जोड़ तोड़ करके देख लो सही क्या बैठ रहा है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो इस तरह से भाई एक तो आपसे इस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। दूसरा है भाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे पता करते हैं? तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो आप लोगों ने निकाली थी, अभी अभी हमने करी थी यस डिसप्रपोर्शनेशन। सर, एक एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो होता है रिएक्शन हाँ, के अंदर। जैसे हमने किया था I2, अभी मैं बता देता हूँ I2, और ये क्या कर रहा है, KI बना रहा था, है ना, इस तरफ प्लस KOH भी था, बैलेंस नहीं लिख रहा, सीधी सी बात है, और प्लस KiO3 बना रहा था, है ना, प्लस वाटर था कुछ। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कैसे पता लगेगा? आयोडीन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आयरन आयोडीन -1 है, यहाँ पे आयोडीन कितना है, 3 दूना 6, एक पॉजिटिव हट गया तो ये कितना बचा, 5 पॉजिटिव। तो देखो आयोडीन साइमल्टेनियसली तो रिड्यूस हो रहा है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। वरना जनरली एक एटम एक ही बार क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, फिर दूसरा ही कोई एटम होगा जो रिडक्शन करेगा, वो एटम नहीं करता। अगर एक ही एटम दोनों काम कर रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। यस, क्लियर है सबको? यस सर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन 3-4 रिएक्शनें दी होंगी आपको, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसके अंदर पहचाननी होगी, ठीक है भाई। ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको पता ही है स्पेलिंग क्या होती है डिस्प्रोपोर्शन की? डिस्प्रोपोर्शनल, डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। कुछ एक और क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है। तो एक रिएक्शन अभी बैलेंस करनी है, ठीक है, बैलेंस, ये भी बैलेंसिंग है, अगली भी बैलेंसिंग है। तो बैलेंसिंग रिएक्शन में पता है वो क्या पूछता है, ये बता देता हूँ कि वो पूछता क्या है। बैलेंसिंग रिएक्शन में वो सीधा बोलेगा कि आपको नंबर्स हैं 1 2 3 4, बताइए कौन सी रिएक्शन बैलेंस करने के बाद किसके आगे क्या नंबर आएगा। तो आपको बैलेंस करना है रिएक्शन को, और कुछ नहीं है, सीधी और साफ चीज, ठीक है। तो बैलेंस तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हल्का सा क्वेश्चन है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बता रखे हैं किसी सॉल्यूशन के, ठीक है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है किसी दूसरे सॉल्यूशन का, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन एक और रिएक्शन, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। 2-3 रिएक्शनें दे रखी हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीजन कहाँ काम कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये बता दो जरा। किसी और को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाँ, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब ऑक्सीजन अगर मान लीजिए -1 में है और -1 से ऑक्सीजन जो है वो O2 बना रही है, ठीक है, यहाँ 2 है, तो ये क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी, है ना। दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये तो डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। और अगर इसका उल्टा हो तो ऑक्सीजन है और वो क्या कर रही है, ओ नेगेटिव बना रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन छीन लिया इसने किसी से, तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद ऑक्सीडाइज हुई है, क्या हो रही है भैया, खुद रिड्यूस हो रही है, ये ऑक्सीडाइजिंग है भाई। उल्टा लिख रहा हूं मैं, आप लोग बोल नहीं रहे क्या? नहीं सर, कर रहा हूँ सर। जिससे इलेक्ट्रॉन छीनेगी उसको ये क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, लेकिन खुद ये रिड्यूस हो गई। यहां पर भी ऐसा ही है, जिससे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा इसी के अंदर। तो इस तरह से ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ यूज हो रहा हो। फिर एक टाइट्रेशन दे रखी है भाई, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे थोड़े से, टाइट्रेशन देख लेना,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, नाइट्रोजन के 3-4 कंपाउंड है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा होगा, ऐसा कुछ करके दे रखा है, तो सिंपल सी ही चीज है, ठीक है। एंड सो ऑन, बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, और कुछ नहीं है, सारे के सारे आसान ही है क्वेश्चन लगभग। हाँ, उसके बाद इक्विलिब्रियम वाले लेसन के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाले लेसन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना। तो इक्विलिब्रियम वाले लेसन के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है? मान लो कि कोई रिएक्शन है ए, ठीक है, हम यहाँ पे ए प्लस बी एरो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में तो डेफिनेट सी बात है सी प्लस डी, ठीक है। तो क्या होता है भाई, देखो जरा, के किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई में दूसरा प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, और दूसरा रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है जिसका के जो है, लेट्स एग्जांपल एक लेते हैं, जिसका एक रिएक्शन है जिसका के K1 है, दूसरी रिएक्शन है जिसका के K2 है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि दोनों रिएक्शंस का के फाइनल के क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, यस सर। है ना, K1 K2 हो जाएगा फाइनल के। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। फिर पीएच की बात जैसे करते हैं, है ना, पीएच जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, लेसन ध्यान से कर लेना, सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लेना, और उसके बाद में मेंस जरूर उठाना, ठीक है। जैसे अभिजय कह रहा था ना कि मैं सर क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो बेटा इस लेसन के क्वेश्चन लगाना आयनिक इक्विलिब्रियम को, बहुत मजेदार है, एनसीईआरटी में 70 के आसपास क्वेश्चन है। तो अब 70 में से ना रैंडमली उठा लो, 20-25 तो कर सकते हो बड़े आराम से, सुबह भी 20-25 कर सकते हो, तो 50 क्वेश्चन लगा सकते हो एनसीईआरटी वाले। बाकी के तो बैलेंसिंग है, दो चीजों में बैलेंसिंग खत्म हो गई, सिर्फ बैलेंस, एक रिएक्शन कर लो बैलेंसिंग वाला, रिडॉक्स का लेसन ही खत्म, और उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। सर, हो जाएगा। लेकिन एक आयनिक इक्विलिब्रियम पर तो मत्था मार सकते हो। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर देख लो भाई क्या क्या होता है। तो पीएच जो होता है, अगर बफर सॉल्यूशन का पीएच में निकालूं तो वो क्या निकलता है, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ये होता है बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर का। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, सिंपल बफर क्या होता है? सिंपल बफर होता है वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसको सिंपल बफर बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर का पीएच क्या होता है? वो होता है pKa प्लस में क्या होता है भाई, साल्ट बाय एसिड। यस, क्लियर है ये बात? सर लॉग पे है ना सर, सॉल्ट और एसिड के साथ। सॉरी उल्टा हो गया है ना, प्लस बेस और एसिड बाय सॉल्ट। हाँ, मैंने भी उल्टा लिख दिया ना, देखा, दिमाग में घुस गया वो, एसिड बाय साल्ट, ठीक है, ये प्लस होगा। अब ये किसके लिए होता है? ये है एसिडिक बफर के लिए, एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर क्या चीज होती है? एसिडिक बफर होता है भाई जिसके अंदर एसिड होगा वीक एसिड प्लस वीक एसिड। अब इसके प्लस में आप स्ट्रॉन्ग बेस लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, बट इसको प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस की बजाय प्लस के अंदर मैं इसके अंदर लगाऊंगा वीक एसिड, और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, इन दोनों का साल्ट, यानी वीक एसिड प्लस साल्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, प्लस साल्ट। क्लियर है? वीक एसिड और वीक एसिड का साल्ट, ऐसा बोलेंगे, वीक एसिड प्लस वीक एसिड का साल्ट। वीक एसिड का साल्ट कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस वाला साल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल अगर दें तो इसका एग्जाम्पल अगर होगा CH3COOH, ये तो वीक एसिड हो गया, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट बनाएंगे तो NaOH के साथ बना लो तो Na पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, NaOH का साल्ट बन रहा है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया होगा? अब अगर बेसिक बफर हो तो POH निकालेंगे उसका, तो POH क्या निकलेगा? P, यहां पर क्या आएगा? PKB, यस सर, प्लस यहां पर क्या आने वाला? अब ये PKB बेस,
क्या आएगा, बेस बाय साल्ट। यस, क्लियर है बेटा। अब इसका आप लोग खुद मुझे बताओगे कि ये क्या होगा, बताओ बताओ। वीक बेस प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। हाँ ठीक है, तो भाई देखो, क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या फॉर्मूला यार? सर लॉग आएगा ना साथ में एसिड बाय सॉल्ट के। लोग तो आएगा एसिड बाय साल्ट, हाँ लोग भी मैं मिस कर रहा हूँ ना, रुको 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 रुको, और शायद तो माइनस ही बताया सर आपने, शायद माइनस भी लगेगा। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक दैट। एक तो लोग लगेगा भाई, एक बात तो सही है, यहाँ पर लगेगा लोग, ठीक है, ये फॉर्मूले में लोग लगेगा, तो ये रुक जाओ, ये लगेगा प्लस में लोग। अब ये बात है कि साल्ट ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? साल्ट लोग के बाद में नीचे आता है, साल्ट ऊपर आता है कि नीचे? साल्ट सर सॉल्ट ऊपर आता है। साल्ट बाय, अब ये क्या होगा, एसिड, ठीक है, ध्यान से कर लेना भाई इसको, मेरे दिमाग से ये गड़बड़ होगी मुझसे। और दूसरा आएगा लोग, लोग को भूल ही गया था मैं, लोग, ये भी साल्ट बाय बेस, यही है ना, साल्ट बाय बेस, समझ में आ गया बेटा? POH का फॉर्मूला, अब ध्यान देना यहां पर, POH का फॉर्मूला है, ये क्या होता है, इसमें वीक बेस होगा और प्लस में क्या होगा, वीक बेस और उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का साथ, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों का साल्ट, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये वो हैं जो पीएच के बफर सॉल्यूशंस के, सिंपल एसिडिक बफर, और ये कौन सा था, ये है आपका बेसिक बफर। अब ध्यान दे लेना भाई, ये बेसिक बफर है, अब ध्यान दे लेना, एग्जाम्पल इसका क्या लिखेंगे बेसिक बफर का, वीक बेस तो लिख सकते हैं हम क्या होता है वीक बेस, बताया हुआ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रट्टा मारना बहुत जरूरी है। NH4OH ये वीक बेस है, यस और सर। वीक बेस का, अगर मैं इसका वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट लूं, तो इसी बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एसिड डाल देते हैं, तो NH4Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, बस ये आ गया साल्ट, ये साल्ट है और ये वीक बेस है, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं बफर, बेसिक बफर। अब सिर्फ इतना करने से, ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है, सिर्फ इतना करने से क्वेश्चंस नहीं लगते हैं। अब आप लोग 25-25 क्वेश्चन, कम से कम 25 अभी लगा के सोना, सॉल्यूशंस के साथ मैंने PDF शेयर कर रखी है आप लोगों को, NCERT के सॉल्यूशंस के साथ, कम से कम NCERT भी कर लोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और रिडॉक्स वाले क्वेश्चंस भी लगा के करना बेटा प्रैक्टिस के बिना पेपर नहीं होगा वरना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो मुझे डाउट बताइए। हाँ बेटा, एनीवन हैव एनी डाउट? सर एक बार कॉमन आयन इफेक्ट बता दो थोड़ा सा। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कॉमन आयन क्या होता है देखो जरा, कॉमन आयन, कॉमन आयन का मतलब है, सपोज दैट अपने पास क्या एग्जांपल लें कॉमन आयन में, ठीक है, अपने पास मान लो कि ये है CH3COOH, ठीक है, ये एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है, वीक एसिड है, क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं इन दोनों में से, इनमें ये दो आयन्स है ना, ये दो आयन्स है, अगर इन दोनों आयन्स में से किसी एक आयन को अगर मैं कॉमन यूज करूं, जैसे कि एसिडिक बफर में होता है बेस, ठीक है, एसिडिक बफर में क्या होता है, इसका साल्ट यूज होता है ना, COONA, तो ये क्या करता है, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, कमाल की बात ये है, बस यही चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये टूट जाएगा, दोबारा नहीं जुड़ेगा सोडियम, सोडियम की जरूरत नहीं है, बट ये वीक एसिड होता है, तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम दिखाता है, ये नहीं दिखाता, इसलिए मैंने एक ही साइड में एरो लगाया, COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और ये स्पेक्टेटर आयन होता है, सॉल्यूशन में घूमता रहता है फालतू, ये किसी को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसको स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। ये समझ में आया यहां तक इक्विलिब्रियम? यस सर। यस। अब इसके बाद जरा देखिए इसी के अंदर कि अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं मिक्स कर दूं, कि एक में एक बीकर है मेरे पास, उसके अंदर ये है,
ठीक है, ये सब कुछ है एक बीकर में, और दूसरा बीकर है मेरे पास, इसके अंदर ये सब कुछ है, ये दोनों आयन से घूम रहे हैं। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो क्या होगा, ये आयन की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी ना। मान लो 1-1 मोल ले रहा हूं दोनों को, तो डबल हो जाएगी डबल। यस सर। तो ये आयन क्या Yes, sir. करेगा, एच आयन तो कितने हैं, एच आयन तो मान लो एक ही है, तो पहले ये एच के साथ जुड़ रहा था ना, ये दोनों जुड़ के वापस बना देते हैं। लेकिन अब इस एच को ये वाले आयन डबल मिल रहे हैं, डबल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? यस सर। तो इसके जुड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म में ज्यादा मिलेगा। कि आप इसको ऐसा अंदाजा लगा लो कि सपोज दैट ये यहां पर थे 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये टूटे सिर्फ 2, तो दो ये बने और 2 ये बने, ठीक है, तो 8 ये ऐसे के ऐसे रह गए, 8 बच गए, 2 टूट गए। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. 2 टूट गए। बट जब अब ये भी मान लो मैंने 10 ही डाल दिए और इसके अंदर भी 2 ही टूटते हैं, नहीं ये तो 10 के 10 टूट जाते हैं, ठीक है, 10 के 10 टूटते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। अब क्या होगा, अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास CH3COO नेगेटिव के कितने आयन्स हो गए, 20, 12 हो गए ना। यस सर। 2 ये हैं और 10 ये हैं, 12, टोटल 12। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, 2 यहाँ दिखा देते हैं तो आपको थोड़ा याद भी रहेगा इससे, है ना। देखो अब जरा, ये हो गए 12, ये कितने हो गए टोटल, ये भी 12 है, ठीक है, नहीं ये तो अलग अलग रहेंगे ना, ये 10 ही रहेंगे, 2 अलग ही रहेंगे, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन कितने हैं, तो इस सॉल्यूशन में, इसी सॉल्यूशन के अंदर, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन कितने होंगे भाई, बताओ। तो वो तो इसके 2 ही अंदर रहेंगे। H पॉजिटिव आयन 2 ही रहेंगे। H पॉजिटिव आयन कितने हैं, ये 2 ही रहने वाले हैं। ये कितने हैं, ये 12 हैं, ठीक है, दोनों हो गए, दोनों क्लियर कर लिया हमने। अब उसके बाद ये भी जोड़ लिया। अब Na पॉजिटिव कितने हैं, ये 10 के 10 हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव है 10, H पॉजिटिव है 2, और ये कितने हैं, ये 12 हैं। पहले ये कितने थे, पहले तो सिर्फ 2 थे, अब कितने हो गए, 12। तो इसका मतलब H के साथ ये 2 जुड़ते थे तो कभी कभी मौका मिलता था इनको जुड़ने का। अब 12 हैं जो H के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। H भले ही 2 हैं लेकिन ये तो 12 हो गए, तो H के चारों तरफ पहले तो सिर्फ 2 घूम रहे थे, अब 12 घूम रहे हैं, तो इसके जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। यस सर। इसी को बोलते Yes, हैं sir. कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब इक्विलिब्रियम लेफ्ट में चला जाएगा, जुड़ा हुआ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टूटे हुए एसिड के, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है भाई कॉमन आयन इफेक्ट सबको? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया बेटा? अब ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कौन से आयन जुड़ते हैं, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा और हमेशा याद रहेगा कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आ गया सबको? कॉमन आयन इफेक्ट की जगह ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को याद आई उस वहां से, वो बताता हूँ। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कॉमन आयन इफेक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हाँ भाई पता है इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? एसपी बोलते हैं इसको। आती है किसी को? ये बताता हूं, अब इसको ध्यान से सुन लेना। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? मान लो आयनिक प्रोडक्ट और एक होती है आयनिक प्रोडक्ट, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही चीज है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है कि मान लो कि मैंने CH3COOH था, सेम एसिड ले रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर बना रहा हूं CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, मतलब ये 10 थे मान लो, तो ये 8 रह गए, तो यहां पर दो ये बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टूट गए। अब मैं क्या करता हूं, इनके आयंस की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, ध्यान देना, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव और मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। इसका 1 है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ये समझ में आया भी सबको? यस सर। दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट।
ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने निकाल ली, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के आयंस की कंसंट्रेशन उनकी रेस्ट टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, जब कब, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, जितना घुलना था घुल गया, जो इक्विलिब्रियम बनना था बन गया, इससे ज्यादा नहीं घुल सकता, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन, अब यहां देखना, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जितना घुलना था घुल गया। अब मान लो ये सैचुरेटेड नहीं है, कि मान लो कि मैंने 1 लीटर में मैंने ये 1 मोल डाले थे, 1 मोल पूरे के पूरे जो घुलने थे घुल गए, जो नहीं घुलने थे नहीं घुलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं 1 मोल की जगह आधा मोल डालूं, तो अब मुझे पता है कि घुलने की एबिलिटी अभी आधा मोल और भी है। तो जब सैचुरेटेड नहीं होता सॉल्यूशन, उस टाइम पर जो आयंस की प्रोडक्ट्स होते, आयंस की प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लाई होती है, आयन की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई, यही तो है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। तो यानी अगर यही चीज सेम टू सेम यही चीज होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट, यहां अब मैं उसको यहां लिख रहा हूं, व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड, उस टाइम पर जो प्रोडक्ट होती है, जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है, उसी को आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये आयंस की प्रोडक्ट होगी अब तो, क्योंकि ये सिर्फ आयंस है, कितनी कंसंट्रेशन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई, रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। बट अगर वो जितने घुलने थे घुल गए, सोल्युबिलिटी जितना सोल्यूबल होना था हो गया, सोल्युबिलिटी आयनिक प्रोडक्ट, इसको आप सोल्युबिलिटी आयनिक प्रोडक्ट बोलो, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जितना सोल्यूबल होना था उतना हो गया, सैचुरेटेड बन गया, सैचुरेटेड का मतलब यही होता है। यस बेटा, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो ये होती है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी बहुत काम आने वाली है जब आप इसके इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। तो क्वेश्चंस लगाइए, कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर कीजिए, एनसीईआरटी वाले सारे रैंडमली उठाइए, फटाफट कीजिए, और आप अगर वो करने में कामयाब हो गए, आपको समझ में आ गए, ठीक है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा, है ना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। तो मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का डाउट है तो डाउट बताइए बेटा।